गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करते हैं। लेसन 11 है पूर्ण प्रतियोगिता में बाजार का संतुलन और कीमत निर्धारण। जैसा कि मैंने आपको पूर्ण प्रतियोगिता के विषय में पढ़ाया था, तो पूर्ण प्रतियोगिता का अर्थ होता है, आप जानते होंगे, मुझे आशा है कि आप लोग जानते होंगे कि पूर्ण प्रतियोगिता का अर्थ होता है जहां जिस मार्केट में क्रेता और विक्रेताओं की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। ठीक ना, ये मैंने आपको बताया था। और साथ ही साथ जो मूल्य होता है एक होता है। ठीक ना, बाजार का उनको पूरी तरह से ज्ञान होता है। तो यहाँ पे हमको पढ़ना है कि पूर्ण प्रतियोगिता में बाजार का संतुलन कहाँ पे स्थापित होता है। तो उस कीमत पे पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत उस कीमत पर बाजार का संतुलन स्थापित होता है जहाँ पे डिमांड इक्वल टू सप्लाई हो जाता है, यानी जहाँ पे मांग और पूर्ति जो है दोनों बराबर हो जाते हैं। ठीक ना, तो उसे वहीं पे कीमत का निर्धारण हो जाता है। तो इसमें बच्चे ये है कि कीमत कैसे है। मान लीजिए 10 रुपये पर 10 रुपये मूल्य पर कितना प्राइस है, तो 100 इकाइयों की डिमांड हो रही है। 100 इकाइयों कितना, तो 100 इकाइयाँ क्या है, 100 इकाइयाँ सप्लाई, यानी कीमत कितना हो गया, 10 रुपये हो गया और सप्लाई हो रही है 100। तो 10 रुपये कीमत का निर्धारण हो गया। 10 रुपये कीमत पे 100 इकाइयों की, किसी वस्तु की इकाइयों की 100 इकाइयों की सप्लाई हो रही है और डिमांड भी कितनी है, 100। ठीक ना, तो डिमांड इक्वल हो जाता है सप्लाई जहाँ पे, तो वहाँ पे बाजार में संतुलन स्थापित हो जाता है। तो इसमें ये होता है कि जो उत्पादक होता है वो अधिक से अधिक सीमांत लागत, ठीक ना, सीमांत लागत से अधिक वो अपने वस्तु की कीमत लेना चाहता है, तब उसको प्रॉफिट होगा। सीमांत लागत से कम पे प्रॉफिट नहीं होगा। तो सीमांत लागत भी पता है आपको, मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी। सीमांत लागत किसे कहते हैं, एक बार और सुन लीजिए। सीमांत लागत का अर्थ होता है एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन पे लगी हुई लागत। ठीक ना, जैसे 10 इकाई का बताए थे, 10 इकाई पे यदि 100 रुपये लग रहा है और 11वीं इकाई का उत्पादन कर रहा है, तो उसमें मान लीजिए 120 रुपये लगता है, तो 20 रुपये उसकी सीमांत लागत है। तो वो सीमांत लागत से उसमें कम पर वो नहीं लेना चाहेगा, वस्तु की कीमत ज़्यादा से ज़्यादा रखेगा ताकि उसकी लागत जो है, सीमांत लागत है, वो कम हो। ठीक ना, तो यहाँ पे लेकिन उपभोक्ता क्या है, उपभोक्ता कम से कम कीमत देना चाहेगा। ठीक ना, उपभोक्ता जो है कम से कम कीमत देना चाहेगा ताकि उसकी जो बचत है या जो सीमांत उपयोगिता है वो अधिक से अधिक उसको प्राप्त हो वस्तु की। तो एक कीमत ऐसा आ जाता है जहाँ पे वो उत्पादक देने को तैयार हो जाता है, उपभोक्ता जो है वो लेने को तैयार हो जाता है, तो वहीं पे निर्धारित हो जाता है प्राइस और वहीं पे डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर हो जाता है। अब देखते हैं संतुलन कीमत। ये हो गया बाजार का संतुलन किसे कहते हैं, समझ में आ गया होगा। अब है संतुलन कीमत, तो वह कीमत वही जिसपे वस्तु की मांगी गई जो इकाइयाँ होती हैं वो क्या हो जाती, वस्तु की पूर्ति के बराबर हो जाती है। वह कीमत जिसमें ये क्या है, संतुलन कीमत, ठीक है, इसमें संतुलन कीमत, इसमें ये है कि वह कीमत जिसमें जो बाजार में वस्तु की इकाइयाँ हैं और जो
सप्लाई और डिमांड दोनों बराबर हो जाती है, जैसा कि मैंने अभी बताया वो है। तो वहाँ पे संतुलन कीमत निर्धारित हो जाती है। जैसे यहाँ पे 10 रुपये है, यानी कि 10 रुपये क्या है, ऐसा प्राइस है जहाँ पे 100 इकाइयों की डिमांड भी हो रही है और 100 इकाइयों की सप्लाई भी हो रही है। ठीक ना, डिमांड और सप्लाई दोनों 100 इकाई की हो रही है यहाँ पे, इसलिए 10 रुपये क्या हो गया, संतुलन कीमत हो गई। ठीक, अब इसके बाद है संतुलन मात्रा। समझ में आ गया, वह कीमत जहाँ पे वस्तु की पूर्ति और वस्तु की डिमांड जो है वो दोनों क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, तो वहाँ पे संतुलन कीमत निर्धारित हो जाती है। अर्थात जहाँ पे उत्पादक और उपभोक्ता दोनों तैयार हो जाते हैं एक कीमत पर लेने को और देने को, तो वहाँ पे संतुलन कीमत निर्धारित हो जाती है। अब है संतुलन मात्रा। संतुलन मात्रा ये किसे कहेंगे, संतुलन मात्रा। तो संतुलन मात्रा भी वही है जहाँ पे 10 रुपये प्राइस पे, ठीक है, 100 रुपये डिमांड हो रही है और 100 रुपये सप्लाई हो रही है, 100 इकाई जो है वो संतुलन मात्रा है। 100 इकाई वस्तु की, ठीक ना, किसी भी वस्तु की 100 इकाई जो है वो क्या है, संतुलन मात्रा है। यहीं पे दोनों डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर हो जाती है 100 इकाई के लिए, तो वो निर्धारित हो जाती है संतुलन मात्रा। ठीक, ये 3 चीजें हो गई। पूर्ण प्रतियोगिता में बाजार का संतुलन किसे कहते हैं, फिर है संतुलन कीमत और संतुलन मात्रा, ये 3 पॉइंट। अब है कि संतुलन की मान्यता क्या होती है। ठीक है, बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत बाजार में संतुलन की मान्यताएं क्या होती हैं उसको देखेंगे थोड़ा सा। ठीक, तो इसके अंतर्गत जो है वो सबसे पहले संतुलन की मान्यताएं, संतुलन की मान्यता। ठीक, तो इसमें सबसे पहले है कि जो इसमें डिमांड कर्व जो होता है हमेशा विपरीत दिशा में होता है। यानी आप जानते हैं उसका डिमांड कर्व का ढाल क्या होता है, बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे की ओर गिरता हुआ होता है, ऋणात्मक होता है। ठीक है, अभी इसको हम ग्राफ के माध्यम से भी समझाएंगे कि किस प्रकार से ये ऋणात्मक होता है। तो इसमें सबसे पहले डिमांड कर्व, पहला पॉइंट है मांग वक्र या डिमांड कर्व। मांग वक्र हमेशा ऋणात्मक होता है। ठीक है, और इसको ग्राफ के माध्यम से हम बताएंगे कैसे ऋणात्मक होता है। बाएं से दाएं या लेफ्ट टू राइट, ऊपर से नीचे की ओर ये गिरता हुआ होता है, क्योंकि प्राइस जब बढ़ती है, नेचुरल चीज़ है, जब किसी भी वस्तु की प्राइस बढ़ेगी तो उसकी डिमांड कम हो जाती है, प्राइस घटेगी तो डिमांड बढ़ जाती है। ठीक, दूसरा है पूर्ति वक्र, सप्लाई वक्र। पूर्ति वक्र हमेशा धनात्मक होती है, पॉजिटिव होती है। इसमें जब मान लीजिए वस्तु की डिमांड बढ़ती है, ठीक ना, तो प्राइस बढ़ाया जाता है, तो सप्लाई को भी बढ़ा दिया जाता है। तो ये चीज़ इसमें, इसलिए इसको धनात्मक कहा जाता है, क्योंकि ये ऊपर से नीचे राइट टू लेफ्ट की ओर गिरती है, दाएं से बाएं। ठीक, तो ये हो गई इसकी मान्यता। और यह कि एक
एक ऐसी कीमत निर्धारित हो जाती है जहाँ पे उत्पादक और उपभोक्ता, कंज्यूमर जो है और जो प्रोड्यूसर है, वो दोनों उस कीमत पे लेने और देने को तैयार हो जाते हैं, तो वहाँ पे संतुलन कीमत निर्धारित हो जाएगी। अब इसको हम लोग थोड़ा सा ग्राफ और टेबल के माध्यम से देख लेते हैं। ठीक है, एक तालिका बनाते हैं। तालिका के माध्यम से आप देखेंगे तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले संतुलन की कीमत व मात्रा का निर्धारण इसी माध्यम से करना है। ठीक है, दोनों कीमत भी और मात्रा भी दोनों निर्धारित कर लेंगे। तो पहला है वस्तु की मांग। ठीक, केजी में मान लीजिए हो रहा है। फिर है वस्तु की कीमत, वस्तु की कीमत रुपीज में। और फिर है वस्तु की सप्लाई, वस्तु की पूर्ति। ये भी कितने में है? केजी में। ठीक, ये चीजें हैं। तो इसको देखिए, जब वस्तु की कीमत, सर्वप्रथम जब वस्तु की कीमत अधिक होती है, मान लीजिए या फिर कम होती है, सबसे कम होती है जब मान लीजिए 60 रुपये है वस्तु की कीमत, तो वस्तु की डिमांड होगी, इसमें मान लीजिए आप कुछ भी मान सकती हैं, मान लीजिए 10 केजी। ठीक ना, 10 केजी क्या है? वस्तु की डिमांड हो रही है। अब मान लीजिए वस्तु की और डिमांड जब 10 केजी हो रही है, लेकिन पूर्ति कितनी है? मात्र 3 केजी सप्लाई हो रही है। ठीक ना, फिर क्या कर देगा? सप्लाई तो चूंकि कम है डिमांड से, इसलिए जो उत्पादक है वो प्राइस को बढ़ा देगा और बढ़ा के मान लीजिए कर देता है 70 रुपीज़। 70 रुपीज़ जब करेगा बढ़ा के, तो यहाँ जो डिमांड है वो कम हो जाएगी। ठीक है, कम होकर कितनी हो गई? मान लीजिए 8 हो गई, 8 केजी। और यहाँ सप्लाई कितनी हो जाएगी? बढ़ के हो जाएगी मान लीजिए 6 केजी। ठीक, अभी भी संतुलन नहीं है डिमांड और सप्लाई में, क्योंकि मात्र 6 केजी सप्लाई हो रही है, लेकिन डिमांड कितनी है? 8 केजी, 2 केजी डिमांड ज़्यादा है। तो इसलिए फिर उत्पादक जो है वो वस्तु की कीमत को बढ़ाकर कर देगा 80 रुपीज़, जब तक संतुलन में नहीं आएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मान लीजिए जब ये हो जाएगा, ये कम होगा, अधिक होगा, तो फिर डिमांड यहाँ पे क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। कम होकर कितनी होगी? मान लीजिए 7 केजी। ठीक ना, और यहाँ पे सप्लाई कितनी है? 7 केजी। अब यहाँ पे दोनों क्या हो गया? डिमांड और सप्लाई दोनों यहाँ पे बराबर हो गए। 7 केजी डिमांड है तो 7 केजी यहाँ पे सप्लाई भी हो रही है। अब इसी तरह से फिर क्या करेगा? बढ़ा देगा और 90 कर देगा। ठीक ना, 90 करने के बाद यहाँ और कम हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, मान लीजिए 6 हो गया। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये बढ़ के हो जाएगा, यहाँ पे बढ़ के हो जाता है मान लीजिए 8। ठीक, ये क्या करेगा? और प्राइस को बढ़ा देगा, 100 रुपीज़ कर दिया, 100 रुपीज़ करेगा तो ये इसका जो डिमांड है वो और कम हो जाएगा, 4 केजी। और यहाँ पे सप्लाई बढ़ के हो जाएगा 10 केजी। ठीक, अब इसको हम लोग क्या करेंगे? तो यहाँ पे समझ में आ गया कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ रही है, मानी जाने वाली मात्रा क्या हो गई? कम हो गई, लेकिन सप्लाई जो है वो बढ़ती जाएगी, कम नहीं होगी। इसीलिए ये पॉजिटिव होती है और ये क्या होती है? निगेटिव होती है। ये ऋणात्मक होती है, डिमांड कम होता है प्राइस बढ़ने से,
हमारी सप्लाई क्या होती है, बढ़ती है। अब इसको हम लोग इसी को ग्राफ के माध्यम से देखते हैं। ठीक, तो ग्राफ बनाते हैं हम लोग। यहाँ पे मान लीजिए जो सप्लाई है इसको हमने 3 रखा था, 3 है, 6 है, 7 है, 8 है और 10। अब इसको हम लोग ग्राफ के माध्यम से आगे देखते हैं। ठीक, ओ एक्सिस पे क्या दिखाएंगे, डिमांड और सप्लाई दिखाएंगे। ओ एक्सिस पे डिमांड और सप्लाई। ठीक, फिर है ओ वाई एक्सिस पे डिमांड और सप्लाई दिखाएंगे और वो वाई एक्सिस पे हम लोग प्राइस दिखाएंगे रुपीज में। ठीक, तो अब दिखाना है सबसे पहले हमको प्राइस 60 रुपए से स्टार्टिंग है, यहाँ 60। ठीक, फिर यहाँ है 70, 80, 90, और लास्ट में है 100 रुपीज। ठीक, अब हमको यहाँ पे दिखाना है मात्रा डिमांड और सप्लाई की। तो 2, 4, 6, 8, 10 दो का अंतर रखेंगे और उसको बनाएंगे। अब मान लीजिए डिमांड 60 रुपये कीमत है, ठीक ना, 60 रुपये कीमत पे डिमांड कितनी है, 10। तो किधर से दिखाएंगे, यहाँ से दिखाएंगे, या फिर नीचे से दिखाना हो तो 100 रुपये कीमत पे डिमांड कितनी हो जाएगी, 4। ठीक ना, 100 रुपये मान लीजिए कीमत है तो डिमांड है 4, यहाँ पे बनाते हैं पॉइंट। फिर 90 रुपीज है तो डिमांड है 6, आप इधर से भी बना सकते हैं। ठीक है, 6 है। और 80 रुपीज है तो डिमांड हो जाती है 7, यानी 6 और 8 के बीच में हम डिमांड को बनाएंगे, 6 और 8 के बीच में 7। ठीक, फिर है 90 रुपीज हो जाती है तो डिमांड हो जाती है 70 रुपीज हो जाती है तो डिमांड हो जाती है 8। ठीक, फिर 60 रुपीज है तो डिमांड हो जाती है 7। या फिर इधर से बनाइए, 60 रुपये है तो डिमांड कितनी है, 10 है, अधिक है ना, यहाँ से यहाँ तक डिमांड है, ये क्वांटिटी है, मात्रा जितना उधर पढ़ेंगे मात्रा जो है वो ज़्यादा मानी जाती है, और जितना इधर आएंगे शिफ्ट होंगे लेफ्ट साइड मात्रा कम मानी जाती है। 70 रुपये पे 8 है, 80 रुपये पे 7 है, और 90 रुपये पे 6 है। ठीक ना, 90 रुपये पे 6 है और 100 रुपये पे जो है वो 4 है। अब इसको हम लोग मिला देते हैं। ठीक, ये पूरी जो लाइन है इसको मिला दिए तो मिल गया हमको डिमांड कर। अब हमको सप्लाई दिखाना है। सप्लाई कितनी थी, 60 रुपीज़ पे सप्लाई कम थी। ठीक ना, क्योंकि कीमत बहुत कम था इसलिए पूर्ति कम हो रही थी वस्तु की। तो यहाँ पे सप्लाई जो थी वो 60 रुपीज़ पे थी, 3 यानी कि यहाँ पे दिखाएंगे। ठीक ना, 2 और 4 के बीच में। फिर 70 रुपीज़ पे हो जाती है 6। ठीक, 70 रुपीज़ पे 6, 80 रुपीज़ पे 7। यहाँ दोनों क्या हो गया, डिमांड और सप्लाई यहाँ पे दोनों इक्वल हो गया, बराबर हो गया। 90 रुपीज़ पे 6 है
सप्लाई कर्व और ई बिंदु पर जो है ये क्या है, संतुलन की स्थिति है, इक्विलिब्रियम है। ई बिंदु पर डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर हो जाते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, इतना इसको पढ़ लीजिएगा, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा और जहाँ नहीं समझ में आएगा मुझसे पूछिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको कल पढ़ाऊँगी। थैंक यू।